नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद में आपका स्वागत है। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ। आज जैसा कि हम लोग पूर्व से ही जान रहे थे कि अटॉर्नी जनरल आज मिलने वाले हैं और आज पूर्वानुमान के मुताबिक अटॉर्नी साहब आए और उन्होंने आर्गूमेंट भारत सरकार की ओर से शुरू किया। तो स्टार्टिंग उनका इसी से था कि जो अन्य अधिवक्ताओं ने दलील दी थी सरकार की ओर से, वही दलील आज भी उनकी थी कि ये स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं, इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग अलग है, ये उन शिक्षकों से भिन्न है। पहले वाले जो शिक्षक थे उनका बीपीएससी से अपॉइंटमेंट हुआ है और इनका अपॉइंटमेंट लोकल बॉडीज ने किया है। ये जिला परिषद नगर निकाय के कर्मचारी हैं, ये उनका आर्गूमेंट था। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने एक जजमेंट का उदाहरण दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक जजमेंट था, परहैप्स 1996 का जजमेंट है और उस जजमेंट में था वह कोई इनकम टैक्स के कोई ऑफिसर, इनकम टैक्स के ऑफिसर थे, क्लास 2 के ऑफिसर, जिनको प्रमोट करके क्लास 1 में भेजा गया। फिर वो इनकम टैक्स कमिश्नर के पोस्ट पर अपॉइंट हुए और उनका मैटर था कि उन्होंने सेम सैलरी का डिमांड किया था, तो कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया था कि नहीं, आप सेम सैलरी के हकदार नहीं हैं। तो इस मामले में कोर्ट ने एक सवाल खड़ा किया कि इससे आप नियोजित शिक्षकों के मामले को आप तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टीचर के पोस्ट पर रिक्रूटेड हैं और वो क्लास 2 के पोस्ट पर रिक्रूटेड थे। वो प्रमोट होकर के क्लास 1 में गए और देन आफ्टर ही वाज प्रमोटेड ऑन द पोस्ट ऑफ द इनकम टैक्स कमिश्नर। इसलिए आप उनको इस मामले से रिलेवेंट नहीं कर सकते, ये नहीं होगा। उसके बाद को उन्होंने खारिज किया है, बहुत एकदम स्पष्ट शब्दों में जस्टिस ने खारिज कर दिया उनकी इस बात को। उसके बाद उनका फिर एक जजमेंट का रेफरेंस उन्होंने दिया है। वो जजमेंट था उनका ड्राइवर का, कि कोई पुलिस का ड्राइवर है, कोई सिविल का ड्राइवर है, कोई रेलवे का ड्राइवर है, तो क्या सभी ड्राइवर का सेम सैलरी हो सकता है। इस मामले में कोई जजमेंट था, तो उसमें वो अपने काम का पोर्शन पढ़ा रहे थे कि जो उसमें था कि ये सभी लोग ड्राइवर हैं, तो ये है, उनको सेम पैसा नहीं दिया सकता। तो जस्टिस ने उस पैरा को ही पढ़ाया, इनको कहा कि जरा इस पैरा को पढ़ लीजिए, जिस पैरा में ये चीज लिखा हुआ था कि ये सभी लोगों का जो है फंक्शन, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी सेम होगी। तो रेलवे का जो ड्राइवर होगा, पुलिस का जो ड्राइवर होगा, दूसरे जो ड्राइवर होंगे, तो सबों का अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उसके बाद में उसका जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका डिफरेंट हो जाता है, इसलिए उससे भी आप रिलेवेंट नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अटॉर्नी जनरल की किसी भी दलील को अदालत सुनने के लिए तैयार नहीं है। और कोर्ट ने ये एक चीज पूछा है कि जैसे वो पुलिस इनकम टैक्स कमिश्नर वाले मामले में ये चीज पूछा है जस्टिस ने कि आखिर वो प्रमोशनल चीज था, तो आखिर आपने ये चीज स्वीकार किया ना कि कोई अगर क्लास 2 में अगर बहाल हुआ तो आफ्टर सर्टेन लेंथ ऑफ पीरियड आप उसको प्रमोट करेंगे। तो आखिर ये सम टाइम बोला कि लेंथ ऑफ सर्विस का तो कोई इंपॉर्टेंस है, इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। जो अपॉइंट हुआ है, मान लीजिए कि 2010 से पहले आप 2010 में कोई नियम ला रहे हैं, RT एक्ट का ला रहे हैं या जो भी ला रहे हैं, उसके पहले जिन्होंने काम किया फिर उसके उस लेंथ ऑफ सर्विस का कुछ माने मतलब है या नहीं। उसके बाद में चूंकि कोर्ट का समय हो चुका था, तो जाते जाते अदालत ने 4-5 सवाल किए अटॉर्नी जनरल से। चूंकि अटॉर्नी जनरल अब कहा उन्होंने कि हम कल आर्गूमेंट करेंगे, तो अभी लंच आवर के बाद में फिर हम लोगों के अधिवक्ता अपना जो बच्चे हुए हैं वो अपना आर्गूमेंट रखेंगे। लेकिन अटॉर्नी जनरल से जाते जाते कोर्ट ने कहा कि हमें 4-5 सवाल का जवाब चाहिए। जिस सवाल में एक सवाल ये था कि आप क्या भारत सरकार यह बताएगी कि क्या आपने इस प्रकार के पे पैरिटी में डिसिमिलैरिटी का आपने छूट दे रखा पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि सभी राज्य अपना अलग अलग करें, या क्या आपने कुछ तय किया है कि आफ्टर ए सर्टेन लेंथ ऑफ पीरियड आप इन लोगों को कंटिन्यू करेंगे, इनको फिर आप ना मानेंगे। ये बताने के लिए उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को ये चीज़ कोर्ट को क्लियर करना चाहिए कि क्या आप सभी राज्यों में अलग अलग पैसा दे रहे हैं। जब आपने ये बनाया प्रोविजन की 60-40 का रेशियो हमारे कंट्रीब्यूशन का होगा, तो फिर बिहार गवर्नमेंट यहाँ दावा करे कि हमको पूरा पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या इसमें आपको क्या कहना है, ये आप बता दीजिए। पूरे देश के अंदर में क्या जो आज ये बात आ रही है, इसके पहले इन्होंने पैसे की मांग की थी और आपने नहीं दिया है, क्या भारत सरकार क्या पैसा देने में सक्षम नहीं है, क्या आपके पास में सफिशिएंट फंड नहीं है। इन तमाम सवालों का जवाब आपको देना है और कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बना करके उन्होंने दिया कि इस चीज़ का क्वेश्चन का जवाब लेकर के आपको अगले दिन आना है। तो इस प्रकार से आज की सुनवाई अभी तक चली है। फिर अब लंच के बाद जो सुनवाई होगी हम आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो स्थिति है अदालत का स्पष्ट रूप है, मैं बार बार नॉक करता हूं और बार बार आप लोगों को बताता हूं, मैं उसमें कोई मिलावट नहीं करता हूं, कोई बनावट की बात नहीं बोलता हूं, जो फैक्चुअल स्थिति में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसलिए कृपया इसको आप मेरी भावना से और मेरे विचार से न जुड़ेंगे, जो अदालत की वास्तविकता उससे मैं अवगत कराता हूँ।
कोर्ट बार बार इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है कि ये नियोजित हैं, ये हैं। वह कोर्ट का कहना है कि आपको आखिर एक सर्टेन टाइम और पीरियड आपको इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, इस प्रकार का कोई ना कोई प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा। इस प्रकार का कोर्ट का एटीट्यूड आ रहा है। देखिए अब आगे अदालत का क्या फैसला था, क्या ओपिनियन होता है। जैसा अदालत का ओपिनियन आएगा, जो टिप्पणी होगी, हम आपको पहुंचाने की बात करेंगे। बताइए अध्यक्ष जी, लंच के बाद क्या क्या हुआ आज कोर्ट रूम में? राजीव धवन साहब ने अपना आर्गूमेंट शुरू किया है और धवन साहब ने यह बतलाने की कोशिश की है कि ये नियोजन इकाई जो जिसको कह रहे हैं वह नियोजन इकाई वस्तुतः नियोजन इकाई नहीं है, बल्कि यह सरकार के द्वारा जो भी नियमावली बनाई है उसकी क्रियान्वयन का एक माध्यम है, एक्टिंग एजेंसी है। ये चीज़ उन्होंने बताने की कोशिश किया है। और फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बातों का हवाला दिया। उसमें कहा कि आपने फंडामेंटल राइट जब तय कर दिया है, जस्ट लाइक फंडामेंटल राइट की लागू कर दिया है, तो आप ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और इसके लिए आप फिनेंशियल डिफिशियंसी का हवाला आप नहीं दे सकते हैं। इन चीज़ों का उन्होंने रेफरेंस दिया है। कुल मिलाकर के धवन साहब ने जो बातें कही है वह पूर्व के सभी अधिवक्ता लोगों ने उस बात को काट दिया है और इन्होंने अपने तरीके से उसी बात को कहने की कोशिश की है। और उनके बाद में संजय हेगड़े साहब आए, हमारे टीईटी के राजू भाई इन लोगों के वकील हैं। संजय हेगड़े साहब ने भी बहुत अच्छा बोला है। इन्होंने कहा कि जो टीईटी पास करके लोग आए हैं ऑलरेडी उनका मेरिट है, वो मेरिटोरियस हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनट्रेंड हैं लेकिन इन्होंने टीईटी पास किया, उसके बाद फिर ये अंडर प्रोसेस ट्रेनिंग है, तो थोड़े दिन में ही इन लोगों की परीक्षा हो जाएगी। दे ऑल विल बी डिक्लेयर्ड एज ट्रेन टीचर। तो इन सभी के मेरिट पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। सभी मेरिटोरियस टीचर हैं और सभी लोगों को समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसका गवर्नमेंट वायोलेशन कर रही है। ऐसे उनका आर्गूमेंट आज फिनिश नहीं हुआ है, कल फिर वो बोलेंगे। और उन्होंने ये चीज़ बताया, आंकड़ा भी दिया है कि कितने विद्यार्थी टीईटी की परीक्षा में शामिल हुए हैं, कितने सफल हुए हैं। और टीईटी शिक्षक निश्चित रूप से एक परीक्षा देकर एक बेहतर कंपटीशन देकर आए हैं, इसलिए उनके मेरिट पर सवाल खड़ा नहीं किया सकता है। बहुत सारे राज्यों में टीईटी पास जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को सहायक अध्यापक के पद पर बहाल किया गया है। इस तरीके से उन्होंने हम जो भी नए साथी हैं जिन्होंने टीईटी की परीक्षा दी है उनके पक्ष को बहुत ही मजबूती के साथ रखने का काम किया है। अप्रिशिएशन हम भी अप्रिशिएट। और कल उनका आर्गूमेंट कंटिन्यू करेगा। कल के लिए उन्होंने 10 मिनट का टाइम मांगा है, तो कल फिर कोर्ट खुलने के साथ ही उनका आर्गूमेंट जारी रहेगा। अब तक अपडेट यही है, नट्स एंड बोल्ट्स।